हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ हम संगीत के मध्यकाल में आने वाली बहुत सारी इम्पोर्टेंट किताबों के बारे में पढ़ रहे हैं। और हमने इससे पिछले वीडियो में मध्यकाल की सबसे पहली किताब को शुरू किया था, जिसका नाम है संगीत बृहदेशी, जो मतंग मुनि द्वारा 8वीं शताब्दी में लिखी गई थी। तो उसका पहला पाठ आप सबके सामने था और उसको अपना बहुत सारा प्यार दीजिए। और अगर आपने वो पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप सबसे पहले उसको देखिए, उस चैप्टर के पर्टिकुलर नोट्स बनाइए और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे बनाइए, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत सारी संगीत की फेमस किताबों का सार। इस छोटे से बोर्ड पर हम आपको वो सारा सार समझाते हैं। और अब हम आज शुरू करेंगे वृद्धेशी का वीडियो नंबर 2। चलिए इसको शुरू करते हैं। और आज हम केवल ये पढ़ेंगे कि एग्जाम में वृद्धेशी से कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो पूछे जाते हैं। जैसे 2-3 हमने पिछली बार भी बताए थे, ठीक है, उसी प्रकार से हम इस वाली वीडियो में भी बताएंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और हम पढ़ते हैं संगीत वृद्धेशी का पार्ट 2। चलिए, तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे महत्वपूर्ण बिंदु, क्योंकि आज हम केवल वही चीजें पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछी जाएगी। कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मतंग ने ग्राम और मूर्छना का बहुत अच्छा उदाहरण इसमें दिया था। ग्राम और मूर्छना के बारे में विस्तार से बताया था, लेकिन उन्होंने गंधार ग्राम के बारे में कुछ भी अच्छी तरीके से नहीं बताया और उसका उल्लेख मात्र करके छोड़ दिया, थोड़ा सा बता करके छोड़ दिया। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि मतंग ने मतंग ने सबसे पहले ग्राम और मूर्छना दोनों का, ग्राम व मूर्छना का विस्तृत वर्णन किया, बहुत डिटेल्ड में इसको बताया, विस्तृत वर्णन किया, पर गांधार ग्राम का उल्लेख मात्र किया। लेकिन जब हम पढ़े हैं संगीत रत्नाकर में, इसके बारे में बहुत सारी जानकारी भी दी गई थी। संगीत गांधार ग्राम का उल्लेख मात्र किया, ठीक है। गांधार ग्राम का जब उल्लेख ये कर रहे थे तो इन्होंने गांधार ग्राम का वर्णन करते हुए इतना ही कहा कि मतंग ने ग्राम की उत्पत्ति, और जब ग्रामों का वर्णन स्पेशली वो कर रहे थे, क्योंकि देखिए इस चैप्टर में गांधार ग्राम के बारे में तो नाम मात्र का बताया ही गया, लेकिन ग्राम और मूर्छना में जब ग्राम की बात आई तो मतंग मुनि ने कहा कि ग्राम का उद्देश्य जो है वो केवल रागों की उत्पत्ति करना है, और इन्होंने ग्राम के बारे में ग्राम की उत्पत्ति और उनका प्रयोजन बताया, ठीक है। तो इसमें नोट कीजिए आप इस प्रकार से कि ग्राम का उल्लेख करते समय मतंग ने ग्राम की उत्पत्ति तथा उसका प्रयोजन बताया। अब कैसे उसकी उत्पत्ति होती है और क्या उसका प्रयोजन होता है, ये सब हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये सब हम तब पढ़ाएंगे जब नेट वाली क्लासेस हमारी चल रही होंगी। तो ग्राम का उल्लेख करते समय मतंग ने ग्राम की उत्पत्ति और उसका प्रयोजन बताया, केवल इतनी सी चीज बताई, ठीक है। या कोई याद रखनी है, पर्टिकुलर नोट्स बनाते चलिएगा। मैं पहले ही कह रहा हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ऐसे डिटेल में इसको नोट करते चलिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब ग्राम का क्या प्रयोजन बताया, भाई उत्पत्ति तो छोड़िए, प्रयोजन समझ लेते हैं, थोड़ा सा एक बता देते हैं। देखो ग्राम का प्रयोजन ये होता है कि स्वर, श्रुति, मूर्छना, ताल, जाति और रागों की व्यवस्था, इनके लिए ग्राम का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इन्होंने ग्राम का प्रयोजन, इन्होंने ग्राम का प्रयोजन स्वर, श्रुति, मूर्छना, जाति, ताल व रागों की व्यवस्था बताया। इन्होंने बताया कि राग, इन सब की व्यवस्था के लिए
ग्राम का होना बहुत जरूरी है। अगर ग्राम नहीं होंगे तो स्वर, श्रुति, मूर्छना, जाति, ताल और राग का कोई भी प्रयोजन नहीं रह जाता है। ठीक है ना। अब हर प्रश्न में, हर किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें अलंकार कितने हैं, इसमें अलंकारों के कितने वर्णन बताए गए हैं। मतंग ने 33 अलंकारों का वर्णन किया। ये नोट करने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है। मतंग ने 33 अलंकारों का वर्णन किया। ठीक है, वर्णन किया। और बहुत सारी मतंग के बारे में इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि मतंग ने ये चित्रा वीणा के बहुत अच्छे कलाकार थे। किन्नरी वीणा के तो ये निर्माता थे। और इन्होंने सबसे पहले पर्दे पर जो वीणा के तार हैं उस पर सारिकाएं बांधी थी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो एक एक करके पढ़िएगा। देखिए, सबसे पहले हमें याद रखना है कि ये यानी मतंग चित्रा वीणा के महान कलाकार थे। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि किस वीणा को वो बजाते थे, तो ये चित्रा वीणा के महान कलाकार थे। और राणा कुंभा ने इन्हें चैत्रिक कहा था। राणा कुंभा ने इन्हें यह चैत्रिक की उपाधि दी थी। इन्हें चैत्रिक कहा था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। चलिए, यहां तक अभी किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, ग्राम और मूर्छना का वर्णन किया था। ग्राम और मूर्छना का विस्तृत वर्णन किया। गांधार ग्राम का उल्लेख मात्र किया। ग्राम राग का उल्लेख करते समय उन्होंने बताया कि इसका जो प्रयोजन होता है श्रुति, स्वर, मूर्छना, जाति, ताल और रागों की व्यवस्था के लिए इसका होना बहुत जरूरी है। 33 अलंकारों का वर्णन किया। चित्रा वीणा के महान कलाकार थे और राणा कुंभा ने इन्हें चैत्रिक कहा। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। अब आगे चलते हैं। चलिए, ठीक है। मतंग किन्नरी वीणा के निर्माता थे, ये याद रखना है। किन्नरी वीणा के निर्माता थे या आविष्कारक थे किन्नरी वीणा के। ठीक है, मतंग ने सबसे पहले वीणा के तारों पर सारिकाएं बांधी। इन्होंने यानी मतंग ने सर्वप्रथम वीणा के, जबकि हम सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं श्रीनिवास का है, लेकिन उससे पहले ये भी थे। इन्होंने सर्वप्रथम वीणा के तारों पर पर्दे अर्थात सारिकाएं बांधी। ठीक है, इस ग्रंथ में 30 ग्राम रागों का उल्लेख किया गया है। ये भी याद रखना है। इस ग्रंथ में 30 ग्राम रागों का उल्लेख किया गया। 30 ग्राम रागों का। और पूरे ग्रंथ में अगर हम देखें तो 511 श्लोक हमें संगीत प्रदेशी में मिलते हैं। इस ग्रंथ में कुल 511 श्लोक हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हमेशा याद रखिएगा। किन्नरी वीणा के निर्माता थे मतंग। सर्वप्रथम वीणा के तारों पर सारिकाएं बांधी, 30 ग्राम राग बताए और 511 कुल श्लोक हैं संगीत बृहददेशी में। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इन्होंने भी दत्तिल और भरत की तरह ही संवादी स्वरों के बीच में 9 व 13 श्रुतियों का अंतर माना। तो इन्होंने भी दत्तिल
वह भरत की ही तरह संवादी स्वरों में 9 व 13 श्रुतियों का अंतर माना। ठीक है, इसको नोट करेंगे अच्छे से। इंपॉर्टेंट चीज, इन्होंने सामगायन के या सामगान के प्रारंभिक 3 स्वरों का वर्णन किया है। सामगान के बारे में हम बता दें, पहले भी हमने बताया हुआ है कि जब म्यूजिक धीरे धीरे इन्वेंट हो रहा था, हम गाने की कला सीख रहे थे, मनुष्य जो थे, तब वेदों का जो उच्चारण था वो सबसे पहले किया जाता था। उस वेदों के उच्चारण को हम सामगान कहते थे और 3 स्वर मुख्य होते थे जिसमें प्रयोग किए जाते थे। तो मतंग ने बताया कि इन्होंने सामगान की प्रारंभिक 3 स्वरों का वर्णन किया। उत्ताद, अनुत्ताद और त्वरित, इनके 3 स्वर थे, याद रखिएगा, उत्ताद, अनुत्ताद और त्वरित। ठीक है, ठीक है। एक थे भाई साहब के सांब शिव ने 1928 में बृहदेशी का संपादन किया। ये आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ जाता है संपादन कि किसने इसका संपादन सबसे पहले किया। तो के सांबा शिव ने 1928 में बृहदेशी का संपादन किया। ठीक है, ये ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। के सांबा शिव ने 1928 में बृहदेशी का संपादन किया, सामगायन के प्रारंभिक 3 स्वरों का वर्णन किया और 9 और 13 श्रुतियों का सामाजिक स्वरों में अंतर। ठीक है, अब मुझे लगता है कि यहाँ से कोई भी ऐसा प्रश्न बृहदेशी में बचा नहीं है जो पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी पूरी किताब थी। 2 चैप्टर्स में हमने आपको पढ़ाई, 2 वीडियोस में पढ़ाई संगीत बृहदेशी। सबसे पहला हमने पहला पार्ट था और अभी दूसरा जो जिसमें हमने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से लिए जाने वाले प्रश्नों को देखा। इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आने की संभावना है, बिल्कुल निश्चिंत होकर के इसका अध्ययन करेंगे। तो ये हमारी 2 वीडियोस में हमने संगीत बृहदेशी को पढ़ा। अब हम एक छोटी सी पुस्तक और अगली पढ़ेंगे जिसका नाम होगा संगीत मकरंद, और आप इंतजार कीजिए उसकी वीडियो का। और इन दोनों वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, तब तक पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।